आपण पाहत आहात जनता न्यूज एक्सप्रेस। डॉक्टर सुरेश माने, अन्य मान्यवर उपस्थित मंचावर बसलेले आणि आपण सगळे मान्यवर, सुरुवातीलाच मी या सभेचा अध्यक्ष म्हणून आपण सर्वांच्या वतीने डॉक्टर सुरेश माने यांना दीर्घायुष्य लाभू दे, सुख समाधानाचं आयुष्य लाभू दे, चांगलं आरोग्य लाभू दे आणि एक हॅपी जीवन त्यांना लाभेल अशा प्रकारची मी आपण सर्वांच्या वतीने अपेक्षा व्यक्त करतो। मला जेव्हा हा कार्यक्रम समजला प्रियांका सारखा एकसारखा फोन करत होता, पहिल्यांदा सुरुवातीला जेव्हा त्याने फोन केला तेव्हा म्हटलं की बाबा मीटिंग आहे सकाळी संध्याकाळी मुंबई मराठी पत्रकार संघाची, पण ती मीटिंग मला संध्याकाळची मीटिंग मला सकाळी करावी लागेल। पण सुरेश मानेंचा वाढदिवस जर मुंबईमध्ये असेल तर काही करून मला उपस्थित राहावं लागेल, इतकं सुरेश मानेंच्यावर माझं व्यक्तिगत प्रेम आहे आणि त्याची अनेक कारणं आहेत। 1974 मध्ये मी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा राजीनामा देऊन सामाजिक कार्य करण्यासाठी आंबेडकर कॉलेजमध्ये गेलो आणि 1974 ती 26 वर्ष आणि आता ही 26 वर्ष म्हणजे 52 वर्ष सुरेश माने आणि मी मित्र आहोत आणि आंबेडकर चळवळीचे गेल्या 15-16 म्हणजे खरा आंबेडकर कॉलेजचा कालावधी सोडला आणि मुंबई विद्यापीठाची अर्थशास्त्राचा प्राध्यापक म्हणून 16 वर्ष शिकवल्यानंतर मग मी कुलगुरू झालो, प्लॅनिंग कमिशनमध्ये गेलो, राज्यसभेला गेलो। परंतु त्या विद्यापीठाच्या काळामध्ये जे अनेक विद्यार्थी घडले त्याच्या अगोदरपासून आंबेडकर कॉलेजपासून अनेक विद्यार्थ्यांचा मला अभिमान आहे। शिक्षकांच्या दृष्टिकोनातून विद्यार्थी शिक्षण आपल्यापेक्षा चांगला व्हावा, आपल्यापेक्षा कर्तव्य व्हावा आणि त्याने शिक्षकाच्याही पुढे जावं अशा प्रकारची शिक्षकाची प्रामाणिक इच्छा असली पाहिजे। ही सगळ्या शिक्षकांची असते असे नाही। म्हणजे द्रोणाचार्याने एकलव्याला न शिकवता तो स्वतःच्या परिक्रमाने शिकला तरी पण अर्जुनाचा आणि त्याने वध करू नये किंवा त्याला युद्धामध्ये ठार मारू नये म्हणून त्याचा अंतर लावला। हे संपूर्ण भारतामध्ये महाभारतामध्ये विद्यादान न करता स्वतःच्या प्रयत्नानं एकलव्य शिकला, त्याचा उजवा अंतर कापून गुरुदक्षिणा मागणं इतकं लांछनास्पद प्रकरण जगाच्या इतिहासामध्ये नाही। एक तर त्याला विद्या नाकारली तर म्हणून मला असं वाटतं की सुरेश मानेंच्या बाबतीमध्ये बोलत असताना शिक्षकांच्या पेक्षा अधिक कर्तबगार झालेला एक विद्यार्थी या अर्थाने सुरेश माने अगदी सुरुवातीपासून, जसं मी 19व्या वर्षी पहिल्यांदा तुर्गामध्ये गेलो, मी 19व्या वर्षी रिझर्व्ह बँकेत क्लार्क म्हणून लागलो आणि मग युनिव्हर्सिटीमध्ये सगळं शिक्षण, लग्न वगैरे, घरदार सगळं असं बायकोचं जेवण सोडून देऊन संपूर्ण समाजकारणामध्ये गेलो, उपरांमध्ये गेलो। खरं मी दलित पॅंथरमध्ये राहणार होतो। दलित पॅंथर ही आमची स्वविचारी संघटना आणि दलित पॅंथर आक्रमक होती याचा अभिमान वाटतो। आज खरं दलित पॅंथरची आवश्यकता होती, पण दलित पॅंथरची एक भूमिका होती की आमच्या बायकांचा तुम्ही बलात्कार केला तर तुमच्या बायकांचा आम्ही बलात्कार करू, ही भूमिका मला मान्य नव्हती। कारण मी असं राज्यसभेत देखील मी असं म्हणालो की गांधीजींची हत्या किंवा खून नथुराम गोडसे या ब्राह्मणाने केला म्हणून त्याचा मी जाहीर निषेध करतो, पण नथुराम गोडसे ब्राह्मण होता म्हणून कोकणातल्या ब्राह्मणांची किंवा पुण्यातल्या ब्राह्मणांची गरज आहे याचा सुद्धा मी निषेध करतो। तेव्हा सर्वसामान्य लोकांचा
नंतर गुडसे सगळ्या ब्राह्मणाने गरीब ब्राह्मणाने खेडेपाड्याचा एकत्रित विचार करून तो खून केला होता गांधींचा. म्हणजे RSS लोक गांधींच्या खुनाला म्हणजे मर्डर त्याला अगोदर वध म्हणायचे. वध म्हणजे दुष्ट माणसाचा वध, जरा संसाचा वध, कचऱ्याचा कवसाचा वध, तसं गांधींचा वध. आतापर्यंत वध म्हणायचे म्हणजे गांधी म्हणजे काहीतरी विलन अशा प्रकारे. सांगायचा मुद्दा असा की गेल्या 25, 30, 40 वर्षांमध्ये राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण हे सगळं पाहत असताना त्याच्यातला एक भागीदार म्हणून, आंबेडकरी चळवळीचा कार्यकर्ता म्हणून, एक सहकारी म्हणून सुरेश माने यांनी जे प्रयत्न केले, अनेक संघर्षांना तोंड देऊन त्यांनी स्वतःचं व्यक्तिमत्व घडवलं. आणि ते घडवत असताना केवळ व्यक्तिगत सुख हे प्रमाणभूत न मानता सातत्याने समाजाचा विचार करत राहणं, समाजासमोर पडलेल्या समाज म्हणजे प्रामुख्याने दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त, सगळे गरीब, स्त्रिया, लहान मुलं, म्हणजे समाजामध्ये जे जे बाबासाहेबांच्या भाषेत डिप्रेस क्लासेस त्याला म्हणत बाबासाहेब, ज्याला नंतर मग दलिता शब्द वापरण्यात आला. तर सगळ्या लोकांनी लक्षात घ्या, दलित म्हणजे विकलांग नाही, दलित हे डिप्रेस म्हणजे वंचित, सर्वार्थाने नागवले गेलेले, सर्वार्थाने वंचित राहिले, सर्वार्थाने उपेक्षित राहिले, अशा व्यापक अर्थाने तो शब्द वापरलेला आहे. परंतु मी आता गेल्या काही वर्षांमध्ये, विशेषतः गेल्या 25-30 वर्षांमध्ये पाहतोय, दलितांच्या समोर किंवा आंबेडकरवाद्यांसमोर किंवा गरिबांच्या समोर किंवा अनुसूचित जाती जमातीसमोर कोणताही प्रश्न उपस्थित झाला, त्यांच्यासमोर कोणतीही समस्या उभी राहिली की पहिली प्रतिक्रिया डॉक्टर सुरेश माने यांची येते. ही केव्हा येते? जेव्हा तुम्ही सातत्याने समाजाच्या हिताचा विचार करत असता तेव्हा. आता त्याने रिपब्लिकन पक्षामध्ये जाणं त्याला शक्य केला होता आणि तो त्यांचा निर्णय अत्यंत योग्य होता. कांसेवांच्या पक्षामध्ये ते गेले, बहुजन समाज पार्टीमध्ये. हा निर्णय योग्य होता असं माझं मत आहे. कांसेवांची माझी एकदाच ओळख झाली, एकदाच आमची चर्चा झाली. 1998 मध्ये आम्ही कौरलपूर परिषदेला जेव्हा गेलो, टोवर्ड कास्टलेस सोसायटी, तेव्हा कांसेराम आले होते उद्घाटक म्हणून त्या परिषदेचे. आणि माझ्या मते एकूणच बहुजन समाजाच्या राजकारणाची स्ट्रॅटेजी म्हणून बाबासाहेबांच्या नंतर सिद्धांतकरण चळवळीचं हे काम कांचरामांनी अत्यंत योग्यतेने पार पाडलं. आणि त्या पक्षाचे काम करत असताना सुरेश माने यांच्याकडे एक फार मोठी जबाबदारी देण्यात आली होती. काही राज्यांचे केरळ सारखे प्रमुख होते आणि मी पार्लमेंटमध्ये असताना जेव्हा मी आणि माझे सहकारी हुसेन दरबारी चर्चा व्हायची, तेव्हा आम्ही असं सारखा विचार करायचो की सुरेश माने हे कधी ना कधी निश्चितपणे जरी लोकसभेत निवडून जरी आले नाही तरी राज्यसभेमध्ये नक्की येतील. आणि माझी खात्री आहे सुरेश मानेंचा व्यासंग, राज्यघटनेचा अत्यंत बारकाईने केलेला अभ्यास, एक लक्षात घ्या, LLB होणं किंवा काळे कपडे घालून वकिली करणं म्हणजे राज्यघटना समजलं असं नाही. राज्यघटना समजायला फार परिश्रम करावं लागतात. वयाच्या 24व्या वर्षी पहिल्यांदा राज्यघटना वाचली. जेव्हा 24वी घटना दुरुस्त झालेली होती तर BP सिंग हे मुंबई हायकोर्टाचे, बॉम्बे हायकोर्टाचे चीफ जस्टिस होते. त्यांना युनिव्हर्सिटीमध्ये बोलावलं मी त्याला 2002 मध्ये आणि भारतीय राज्यघटनेवर तुला बोललो तर त्यांनी मला विचारलं, म्हणजे का वेळ ऑफ स्टडी लॉ इन विच फॉरेन युनिव्हर्सिटी? म्हटलं सर मी आय एम नॉट लॉ डिग्री होल्डर, पण मी राज्यघटना समजायचं इकॉनॉमिक्स देखील करणार नाही.
भारतीय राज्यघटना समजल्याशिवाय तुम्हाला स्वातंत्र्य चळवळ, या देशाचं राजकारण, या देशाचं समाजकारण, या देशाचं अर्थकारण, या देशाचं गव्हर्नन्स तुम्हाला काही कळणार नाही. म्हणजे ठीक आहे, उपजीविका लोक करतात, त्यांनी काही दोष देत नाही, पण सुरेश मानेंचं वय लक्षात घेता, त्यांच्या वयाचा विचार करता, त्यांच्याबरोबर तुलना करता येतील असा समकक्ष कायद्याचा अभ्यास करणारा व्यक्ती नाही असं मला वाटतं. जेव्हा इंदिरा स्वामी केसमध्ये क्रिमी लेयरमध्ये सांगितलं गेलं की सुपर स्पेशालिटीमध्ये सुरेश आठवत असेल, सुपर स्पेशालिटीमध्ये तुम्हाला रिझर्वेशन ठेवता येणार नाही, तेव्हा डॉक्टर माने, मी, डॉक्टर प्रल्हाद जोगदंड मुंबईमध्ये जवळजवळ 25 सभा घेतल्या. कारण त्या एका इंदिरा स्वामीच्या केसमध्ये सुपर स्पेशालिटीमध्ये पीएचडीच्या वरची डिग्री डीएड म्हणतात ते, त्याच्यामध्ये राखीव दरात मार ठेवता येणार नाही. खरं म्हणजे अशा प्रकारची तरतूद भारतीय राज्यघटनेमध्ये नाही. सर्व प्रकारच्या शासकीय निमशासकीय संस्थांच्या मध्ये राखीव जागा ठेवल्या पाहिजे अशा प्रकारची भूमिका आहे. परंतु आम्ही जे अपेक्षा करत होतो, राज्यसभेमध्ये मी 6 वर्ष होतो, 42 भाषणे केली राज्यसभेमध्ये. दलितांच्या, आदिवासींच्या प्रत्येक प्रश्नावर, स्त्रियांच्या कॉलेजमधल्या डिस्क्रिमिनेशनच्या विरोधामध्ये, त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या वृत्ती प्रकरणी, ज्या ज्या प्रश्नावर वेजीसच्या विषयी, त्यानंतर तुमचं आदिवासी कल्याण संघ, आदिवासी विकास मंडळ, स्पेशल कॉम्पोनंट प्लान, अशी जवळजवळ लोक जे 15-15 वर्षांमध्ये बोलत नाही. तर मी जेव्हा गेलो काँग्रेसमध्ये इंदिरा गांधींच्या निमंत्रणावरून, त्यावेळी मी सांगितलं होतं असं की उद्या कुठलाही काँग्रेसचा विचार किंवा काँग्रेसचं विधेयक, काँग्रेसचं बिल, काँग्रेसने घेतलेला निर्णय हा बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विरोधात केला, तर मी बाबासाहेब आंबेडकरांचा विचार हा काँग्रेसपेक्षा अधिक महत्वाचा माने या भूमिकेवर. आणि या भूमिकेवरून सातत्याने म्हणजे ज्या गोष्टी झाल्या त्यातली सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे राजीव गांधी फेलोशिप. शेड्यूल कास्ट आणि शेड्यूल ट्राईबमध्ये एमपीएल आणि पीएचडी करणाऱ्या मुलांना 15,000 रुपये एमपीएलसाठी 2 वर्ष आणि पीएचडी करण्यासाठी 3 वर्ष 20,000 रुपये देऊ, अशा प्रकारची स्कॉलरशिप योजना काढली. भारतातली सगळ्यात मोठी स्कॉलरशिप योजना युनिव्हर्सिटी ग्रँट मिशनच्या स्टॅटिस्टिक्सवरून भारतामध्ये त्या योजनेचा फायदा घेऊन, म्हणजे मी 4 जुलैला सायन्स कमिशनमध्ये गेलो 2004 मध्ये, आणि 13 ऑगस्ट 2004 मध्ये ही योजना आणली. त्याचा फायदा घेऊन सबंध भारतभर जवळजवळ 15,000 ते 16,000 अनुसूचित जाती जमातीचे विद्यार्थी एमफिल आणि पीएचडी झालेले आहेत. यासाठी तुम्हाला सत्तेची आवश्यकता असते, पण राजकीय सत्तेसाठी तुम्ही कोणत्याही प्रकारचा राजकीय व्यभिचार, वैचारिक व्यभिचार किंवा तात्विक व्यभिचार हा तुम्ही करता कामा नये. काही कारणांमुळे डॉक्टर सुरेश माने हे बहुजन समाज पक्षातून बाहेर पडले आणि मग त्यांनी स्वतंत्र राजकीय पक्ष स्थापन केला, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी. आता हे बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी BRSP हे 4 शब्द संकल्पना आहे, हे 4 शब्द नाही. हे 4 शब्द म्हणजे एका आंबेडकर या शब्दाचा विस्तार आहे. बहुजन, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशामध्ये सातत्याने फक्त महाराष्ट्र बौद्धांचा विचार केला नाही, फक्त शेड्यूल कास्ट लोकांचा विचार केला नाही, तर बुद्धाच्या तत्वज्ञानाप्रमाणे बहुजन हिताय आणि बहुजन सुखाय याच्याप्रमाणे तो बहुजन शब्द माने आपल्या पक्षामध्ये आहे, पक्षाच्या नावामध्ये. कारण इतकी सबंध सत्तेची मक्तेदारी आहे ही फक्त 10 ते 15% लोकांच्या हातामध्ये. मी या उपवर्गीकरणाच्या विषयी 2 मिनिटं बोलतो.
रिपब्लिकन. म्हणजे बाबासाहेबांच्या मूलभूत पक्षाच्या संकल्पनेची आर या शब्दाने रिपब्लिकन या शब्दाने जरी रिपब्लिकन पार्टीची स्थापना बाबासाहेबांच्या महापुरुष निर्वाणानंतर झाली तरी डॉक्टर सुरेश मानेने ती नाळ कायमची ठेवलेली आहे. आणि एक जी सोशलिस्ट पार्टी तुम्हाला माहिती आहे की बाबासाहेब आंबेडकर म्हणजे समाजवादी लोकांशी मला जास्त संबंध आला. त्यांच्या चळवळीमध्ये मी वाढलो युवक क्रांतिकारकामध्ये. बाबासाहेब आंबेडकर हे समाजवादी पक्षाच्या लोकांच्या समाजवादापेक्षा अधिक लोकशाही समाजवादी होते हे त्यांनी स्टेट्स अँड मायनॉरिटी या ग्रंथामध्ये लिहिलेलं आहे. म्हणजे स्टेट्स अँड मायनॉरिटीमध्ये जमिनीचं राष्ट्रीयकरण करावं अशा प्रकारची मागणी सोशलिस्टांनी सुद्धा केली नाही. म्हणजे लोकशाही समाजवादाचा विचार करताना बाबासाहेब आंबेडकर हे लोकशाही समाजवादी पार्टीच्या पुढे होते. परंतु केवळ त्यांनी स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये भाग घेतला नाही ज्याचं मी समर्थन करतो. कारण बाबासाहेबांचा प्रश्न असा होता काँग्रेस नेत्यांना गांधीजींना या देशातून ब्रिटिश गेल्यानंतर या देशाची सत्ता कुणाच्या हातामध्ये दलितांचं अस्पृश्यांचं डिप्रेस क्लासचं स्थान काय होईल. तर या सगळ्या ह्याच्यामध्ये BRS पार्टी काढणं ती पार्टी चालवणं. मी महाराष्ट्रात जिथे जिथे जातो तिथे तिथे मला लोक बळवतात विचारतात की तुमची सुरेश मानेची ओळख आहे. म्हणजे सुरेश माने व्हेरी हॅपी एक मुंडेकरांच्या पुढे गेले त्याला मला कौतुक वाटतं. आम्ही 50 वर्ष त्याला शिकवलं की नाही मला आठवत नाही पण सुरेश माने मला आपला गुरु मानतो किंवा शिक्षक मानतो. माझ्याशी आमचा एक 15 दिवसाने एकमेकाला फोन करतो. त्याच्या बोलण्यामध्ये वागण्यामध्ये इतकी स्पष्टता असते इतका सॉफ्टनेस असतो. परंतु मला मी आता पहिल्यांदाच बघितलं की BRS संवाद नावाचं मासिक हे ऑगस्ट 2026 आहे चालू महिन्यात. राजकीय पक्षांची मासिकं सुद्धा 4-4, 5-5 महिने 6-6 महिने पेंडिंग असतात. म्हणजे जानेवारी 26 आता पुढच्या महिन्यामध्ये ह्याचं ऑगस्टच्या 10 तारखेला ऑगस्ट आलेला आहे. तर तुमचं मी जाहीरपणे कौतुक करतो. आता इथे संदीप पवार इथे आहेत माझे मित्र मुंबई पत्रकार संघाचे गेल्या 40 वर्षामध्ये जे सगळे अध्यक्ष झाले ते सगळे अध्यक्ष माझे जवळचे मित्र आहेत. त्याचा मला अभिमान वाटतो. आणि संदीप अध्यक्ष झाल्याबद्दल त्याच्याने आपल्यावरती अभिनंदन करतो. कारण निश्चितपणे 2 वर्षाच्या कालावधीमध्ये संदीप यांना एक चांगल्या प्रकारची दिशा देऊ शकेल असा माझा विश्वास आहे. तर हे सगळं चालून बघितलं आणि घरी मुद्दा मी घेऊन जाणार मी आपल्या प्रत्येक गोष्ट वाचणार. म्हणजे राजकीय पक्षाची काय भूमिका असेल. भारतात जागतिक आदिवासी दिन साजरा का होत नाही. मार किंवा मागे नावाचे काय त्याचा अभिमान वाटावा बाबासाहेबांनी दिलेला आहे. म्हणजे एकूणच आपण विचार जर केला तर चळवळीच्या दृष्टिकोनातून राजकीय भूमिकेचा विचार करता राजकारणाचा विचार करता ज्या ज्या ठिकठिकाणी बहुजन समाजावर प्रश्न निर्माण होते त्या प्रत्येक ठिकाणी सुरेशपणे एक शेवटचं मी सांगतो उपकरणाच्या विषयी. उपवर्गीकरण म्हणजे फक्त शेड्यूलच नाही. उपवर्गीकरण म्हणजे बाबा आताचे बौद्ध चर्मकार आणि मातंग त्या 3 समाजापैकी फक्त शेड्यूल ब्राह्मणांच्या दलित समाजामध्ये का नाही. ब्राह्मण समाजाची लोकसंख्या महाराष्ट्रामध्ये संपूर्ण देशामध्ये 10% आहे. ब्राह्मण समाज म्हणून किंवा ब्राह्मण व्यक्ती म्हणून त्यांचा द्वेष मी करू इच्छित नाही. कारण मी बौद्ध धर्म आणि त्याचे सगळे प्रमाण तत्व मी मानतो. परंतु महार अवघडने आताचे बौद्ध आणि मातंग यांच्यामध्ये द्वेष निर्माण करून त्यांची विषमता व्यक्त करणं हा प्राथमिक कार्यक्रम घेण्याच्या ऐवजी महाराष्ट्रामध्ये फक्त 60 लाख ब्राह्मण आहेत. 12.5 कोटी लोकसंख्येपैकी 60 लाख ब्राह्मण आहेत. त्या 60 लाख ब्राह्मणांच्या मध्ये महाराष्ट्रातले जवळजवळ 77% 70% पोझिशन आर्थिक सामाजिक लॉ ज्युडिशरी न्यायालय वकिली प्राध्यापक प्रिन्सिपल व्हाईस चान्सलर
डॉक्टर्स, इंजिनियर, मग ते सगळे बाकीचे 7-8 लाख लोक आणि उरलेले बाकीचे 12 कोटी त्यांच्या विषयांचं काय करायचं? त्याला मराठीमध्ये इंग्रजीमध्ये दिलं इंट्रा म्हणजे अंतर्गत. दोन समाजामधली विषमता मोजण्यापेक्षा एका समाज घटकामध्ये विषमता मोजणं, ह्याच्यामध्ये मातंगांना न्याय देणं हा त्याच्यामध्ये विषय नाही. ह्याच्यामध्ये बौद्ध समाजाची कशा तऱ्हेने शिरकाण करता येईल ह्याच्याशिवाय दुसरा कुठलाही विषय नाही, कुठलाही विचार नाही. आणि बौद्ध आणि मातंग, मला सुरुवातीला काय लोक म्हणायचे की आम्ही मातंग म्हणायचे की आम्ही खाल्या गोड्या आणि बौद्ध खातात पोळ्या. मग बौद्ध म्हणायचे की बाबाचं म्हणायची चळवळ केली, त्याच्यात मातंग सांगायचे लोक नव्हते. आणि आता मातंग सांगायचे लोक अशी बघायला फायदा घेतात. त्यावेळी मला काय लोक म्हणायचे तेव्हा सुरुवातीला 80च्या दशकामध्ये की तुम्ही एक असं मातंगांना ठोकून करणारे लेख लिहा. पण तुम्ही मला इतके मूर्ख समजता की मातंगांच्या विरोधात लेख लिहू. अण्णाभाऊ साठे ह्यांना प्रामाणिकपणे किती बौद्ध मानतात मला तुम्ही सांगा. अण्णाभाऊ साठे फार मोठा व्यक्तिमत्व गेलं, लेकिन वो थियोरेटिकल लेवल से किताबों में होते हैं, किताब के बाहर नहीं आते. तो मैंने कहा कि वर्तमान में तो कम से कम डॉक्टर मुरलीधर जी है और इसीलिए उनको अध्यक्ष बनाए. हम एक दूसरे को अच्छे जानते भी है, समझते भी है, हितचिंतक भी है. और इसीलिए एक आदमी ने कहा वो तो कांग्रेस के एमपी रह चुके हैं, ये भी बोला एक साथी, क्योंकि ज्यादा डेमोक्रेसी में ज्यादा सवाल आते हैं. तो उसने कहा वो तो कांग्रेस के एमपी रहे. तो मैंने कहा कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुर्गेकर जैसा आदमी भले कांग्रेस में जाए या कहीं और जाए, मुर्गेकर है. और इसीलिए मैंने कहा कि उनको अध्यक्ष बना. और इसलिए आज के सभा के अध्यक्ष मुर्गेकर जी है. उद्घाटन के तौर पर चौहान जी पहली बार जुड़े और पटेल ने कहा कि मुंबई मराठी पत्र संघ के हाल ही चुनाव हो गए, फिर दोबारा चुनाव जीते, विदाउट ईवीएम जीते. विदाउट ईवीएम जीते, इसलिए पत्रकार संघ के अध्यक्ष करके उनकी भी तालियां बजाकर आप उनका भी स्वागत करें. एक्चुअली ये जन्मदिन का कार्यक्रम हम यहाँ कभी नहीं करते. ये विदर्भ के लोगों ने सिस्टम शुरू की. और विदर्भ के लोगों ने क्यों की थी? क्योंकि हम कांशीराम साहब का जन्मदिन ऐसे ही करते थे और उस जन्मदिन का मकसद होता था. ये फूल भी लाना ये मकसद नहीं होता है. मैं मुर्गेकर सर को मजाक से भी अभी भी कहा और मंच पे से भी बार बार कहता हूं कि आपको जीते जी कितने फूल मिलेंगे उससे ज्यादा मरने के बाद जरूर मिलेंगे अगर आप ठीक हो तो. इसलिए फूलों के चक्कर में मत पड़िए. कांशीराम जी के समय में हम पुष्प गुच्छ लेके जाते थे तो कांशीराम जी कहते थे इससे माली का बिजनेस चल सकता है, तेरा भला नहीं हो सकता. तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल ही होना चाहिए. इसलिए मैंने कहा कि रुकिए. और इसीलिए हम मूवमेंट को हर साल में हम कितने चले इसका जायजा लेने का काम करने के लिए जन्मदिन मनाते हैं. जन्मदिन इसलिए नहीं मनाते कि आप इतने साल हो गए, ये हो गए, इसका कोई मतलब नहीं होता. और जन्मदिन का मतलब 2 अर्थों से लगाता है. आप 50 तक जन्मदिन खुशी से मनाएं, 50 के बाद कितने बचे इसका हिसाब लगाएं. 50 के बाद 50 तक एक ग्रोथ होता है, चलो मान लेते हैं. वैसे ग्रोथ को 25, 20, 30 मैक्सिमम. लेकिन मान लो 50 भी है तो 50 के बाद जन्मदिन का मतलब वर्णन जाएगा. लॉस्ट 1 more year. आपका 1 साल और चला गया, बचे कितने उसका जरा हिसाब कर. तो ये जन्मदिन की वार्निंग उस लेवल पे लेनी चाहिए. और इसीलिए मूवमेंट में हम लोगों ने ये सीखा जन्मदिन
ये खुशी का मौका नहीं है। हम पिछले एक साल कितने चले, कितना नहीं चले, कितना बाकी है, ये मूवमेंट में रहने वाले लोगों ने हिसाब किताब करने का दिन मतलब उनका जन्मदिन। ये कंसेप्ट है। फिर उसके साथ हम लोगों ने दूसरी बात जोड़ी। दूसरी बात क्या जोड़ी कि जन्मदिन को हिसाब किताब तो होना चाहिए, लेकिन जिनको मूवमेंट चलानी है उन्होंने अपने खुद के साधन पैदा करने के लिए जन्मदिन का इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये वही कंसेप्ट है। और कांशीराम साहब ने बताया, हम शुरू में क्या करते थे, कांशीराम जी को उस तराजू में तोलते थे, उनका जितना वेट उतना वो कॉइन डालते थे। उस वक्त कॉइन चलते थे, तो जितना वजन उतना कॉइन। बाद में वो थोड़ा सिस्टम पीछे पड़ गया और हम लोगों ने नई सिस्टम लगाई। उनकी उम्र कितनी है तो 50,000 तो शुरू में 50,000। बाद में जब मूवमेंट बढ़ा तो अब उम्र कितनी है 65, तो 65 लाख। फिर 1000 पे नहीं रुके, फिर 1000 पे नहीं रुके। ये है मूवमेंट चलाने का तरीका। और ये मूवमेंट चलाने के तरीके के पीछे एक बेसिक प्रिंसिपल है। और वो प्रिंसिपल क्या है? जो मूवमेंट के लिए लगने वाले साधन खुद पैदा नहीं कर सकते, वो लोग जिंदगी में कोई मूवमेंट नहीं चला सकते। ये उसका बेसिक सूत्र है। और इसलिए केडर कैंप में हम शुरू से ये पढ़ाते आए। बहुत कम लोग पढ़े, सीखे, एक अलग बात है, लेकिन those who cannot generate the resources of the movement, they cannot run the movement. ब्रेन भी सब इधर से उधर से मांग सकते हो, लेकिन रिसोर्सेस कहां से मांगोगे? और रिसोर्सेस अगर दूसरों से लाओगे तो हम उसको एक अल्टरनेट जवाब के रूप में कहते हैं, जो सहारा देगा वो इशारा जरूर करेगा। वो सहारा देगा, वो इशारा जरूर करेगा। और इसीलिए उसका अगर इशारा नहीं चाहिए तो आपको उसका सहारा भी नहीं लेना चाहिए, तब आप मूवमेंट चला सकते हैं। आपको आश्चर्य लगेगा, बीआरएसपी जब पहली बार बनाई 9 अक्टूबर 2015 तो नागपुर में उमरेड तालुका है, वहां एक ओबीसी लोगों का संगठन है। पार्टी का नाम सिर्फ डिक्लेयर हुआ था, पार्टी बड़ी भी नहीं, पार्टी बनने के पहले की बात है। मुझे ओबीसी लोगों ने वो उमरेड में बुलाकर उस वक्त 15 लाख का चेक दिया था, 15 लाख का। यही मुंबई कुछ लोगों को पता है कि उसके बाद ये आईआईटी पवई के बाजू में बीआरएसपी के साथी थे, उसमें एक ओबीसी महिला थी, उसने 5 लाख रुपए का चेक दिया था मुंबई में, उसी मुंबई में। और मुंबई कैसी चलती है, बहुत लोग जो तौर तरीके नहीं समझते, इनको पता नहीं है। ये वाघमारे लीडर बैठे हैं, ओएनजीसी से रिटायर हो गए। जब ये सर्विस में थे तो मेरे पूरे महाराष्ट्र का ट्रैवलिंग का खर्चा वाघमारे जैसे लोग करते थे। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने मूवमेंट बढ़ाई। मूवमेंट ना परिवार वालों की होती है, ना रिश्तेदारों की होती है, ना घर वालों की। जो उसमें चलता है उसकी होती है, जो चलाता है उसकी होती है। और इसके ये रिश्ते उससे बहुत बड़े होते हैं। इंडिविजुअल, फैमिली वगैरह सब कैलकुलेशन उसके पीछे होते हैं, लेकिन ये रिश्ते बहुत बड़े होते हैं। और इसलिए मूवमेंट चलाने में मेरा एक साथी है, पुराना है, दलित तांत्रिक का, नामदेव गसाल के साथ काम किया है। आज वो आए नहीं, लेकिन उनका भी जन्मदिन आज ही है और उनका भी नाम सुरेश है। मैं बोला अगर यार वो भविष्य बताने वाले लोगों के ऊपर विश्वास रखे तो दोनों का सुरेश है, दोनों 10 अगस्त के है, तो तू तांत्रिक में कैसा, मैं कैसा इधर।
मतलब भविष्य में कोई दम नहीं है, उसमें कोई भविष्य की बात नहीं है। तो वो कहता था कि तुम कैसे करते हो, कैसे करते हो? तो गढ़चिरौली में आदिवासी सम्मेलन था, मुर्गे का कर। मैं बोला चलो मेरे साथ चलो, देखने के लिए चलो। मैं बोला देख 2 दिन का अधिवेशन है गढ़चिरौली में, आदिवासी सम्मेलन है, मैं इधर तुम्हारे साथ हूँ, मेरे चेहरे पे कोई टेंशन है? तो मुझे बिल्कुल नहीं। मैं कोई फिक्र नहीं हूँ? मुझे बिल्कुल नहीं। फिर भी मुझे विश्वास है कि वो कार्यक्रम 2 दिन का बड़ा सफल होगा। तो बोले यार हम तो परेशान रहते हैं, छोटी सी मीटिंग लगाई तो हमारी जान निकल जाती है। हाँ? अभी पंकज और दीपक को क्या पापड़ भेजने पड़े होंगे उनको पता चलेगा। हाँ? सुधारना ही बाद में होगी, वो तो मैं करूंगा ही, इसलिए आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया था। तो उन्होंने 2 दिन का प्रोग्राम देखा, मैं कोई दखल नहीं की, शांति से जो मुझे लेक्चर देना है करता हूँ, गाइड करना है वो करता है, बाकी सब अपनी आप मशीनरी चलती है। एक बार मूवमेंट की मशीनरी अगर आपने खुद खड़ी की ना, तो मूवमेंट में एंजॉयमेंट क्या होती है वो आपको पता चलेगा। वो मूवमेंट में क्या आनंद होता है, क्या एंजॉयमेंट होती है, वो तब आपको पता चलेगा। और इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं, मेरे कुछ रिश्तेदार भी है यहाँ भी है हॉल में, बिना एमपी बिना एमएलए कितना नहीं चलेगा। लोगों को इससे लगा होता है एमपी एमएलए तुम बनो, किसी भी कीमत पर बनो, किसी भी कीमत पर। आया भी था मेरा गलती से 1-2 बार राम चक्कर में मिस हो गया, इसीलिए तो नौकरी छुड़ाई थी मायावती ने। कभी कभी बस छूट जाती है, कोई बात नहीं, छूटने के कारण वकील तो हो गया, नहीं तो सिर्फ प्रोफेसर रह जाता, वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि एमपी एमएलए मिनिस्टर बिना बने आपकी राजनीति में कोई अहमियत नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। और हम केरल में क्या कराते हैं, यू कैन बी इन पॉलिटिक्स विदाउट बीइंग एक्टिव, स्टिल यू कैन बी मोर इफेक्टिव, स्टिल यू कैन बी मोर इफेक्टिव। मतलब राजनीति में रहने के बावजूद भी, एमपी एमएलए बनने के बावजूद भी यू कैन बी मोर इफेक्टिव, यू कैन बी मोर पावरफुल। तो जरा निकलता जरांगे का आमदार है, वो कहीं खासदार है क्या? बाल ठाकरे का आमदार होता, बाल ठाकरे का खासदार होता, कि जरा भी असं माणूस सरकारला धमकी देते, बघू ये कहां से आती है पावर? इसलिए एमपी एमएलए एक हिस्सा है, पार्ट है, मिनिस्ट्री पार्ट है, लेकिन उसके लिए जी तोड़ कोशिश करके सब कुछ निचोड़ कर, छोड़ कर, त्याग कर उसके लिए जाना, ये उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, ये कोई उसका सोल्यूशन नहीं होता। और इसीलिए हमारे रामदास सरकार 14 साल से मिनिस्टर है, दोस्त है, हम भी हॉस्टल वाले, वो भी हॉस्टल वाले, दोनों साथ रहे हॉस्टल में, वो 51 में, मैं 98 में, 7 में। अगर मिनिस्टर बनने से आदमी बड़ा होता है तो रामदास सरकार आपका सबका आदर्श होना चाहिए। लेकिन असलियत क्या है? असलियत नहीं है। मजाक की बात छोड़िए, गंभीरता से उसको देखिए, एग्जामिन करिए। लोगों को पावर अट्रैक्ट करती है, पावर ये ग्लोरीफाइड है, वो मैग्नेट है, आपको अट्रैक्ट करती है। और इसलिए साधारण आदमी जिसकी पर्सनालिटी कन्विक्शन के साथ बनी नहीं है, एक आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन के साथ नहीं बनी है, वो वर्कर, वो लीडर, वो एक्टिविस्ट कहे जाता है। और कहने के भी 2 मतलब है, जो बाबा साहब ने संविधान सभा में कहा है, अपना अस्तित्व रखकर बहना और अपना अस्तित्व उसके साथ बह के जाना, ये भी डिफरेंस है ना उसमें। और इसीलिए आज अपनी एक अम्बेडकर आइडियोलॉजी की आइडेंटिटी कितने लोग अपने महाराष्ट्र में, देश में चलो बड़ी बात है,
आइडेंटिटी तो कितने रख पा रहे हैं। और इसलिए हमारे सपोर्टर साइलेंट भी है, बुद्धिजीवी होने के कारण वायलेंट नहीं है, एग्रेसिव नहीं है, रोड पे जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले नहीं है, और करते भी है तो हमें उनको रोक देता हूं, जैसा आज भी मैंने मंच पे एक दो बार रोका, क्योंकि वो मूवमेंट की कल्चर नहीं है। क्यों नहीं है इसका जवाब फिर एक वाक्य में जो कांशीराम साहब बार बार कहते थे। कांशीराम जी कहते थे, बाबा साहब से सीखो मूवमेंट कैसी चलानी चाहिए और कैसी नहीं चलानी चाहिए, ये बाबा साहब के बंदों से सीखो। कैसी चलानी चाहिए बाबा साहब से सीखो, नहीं चलानी चाहिए चेलों से सीखो। और ये आज भी है ना, आज भी है, रियलिटी है, फैक्ट है। और इसीलिए ये हमारे आपको पसंद आए ना है, उसकी आइडियोलॉजी थियरी तक जो भी आपको पसंद आए ना है, लेकिन उसकी महाराष्ट्र के सोशो पॉलिटिक्स में एक आइडेंटिटी है। अम्बेडकर पॉलिटिक्स की आइडेंटिटी आज क्या है? उनके कम से कम एक दो इंडिपेंडेंट एमएलए तो है, सही है, उनको आता है कुछ नहीं आता है, अलग बात है। अम्बेडकर पॉलिटिक्स का क्या है? यमान जैसे संगठन के 10-12 कारपोरेटर है। अम्बेडकर पॉलिटिक्स के कितने कारपोरेटर है? छोड़िए कौन से संगठन के, ABCD आप टोटल मिला के देख लीजिए, क्या ये कलेक्टिव बिगेस्ट फेल्यूर नहीं है? और इसलिए आदमी को प्रमोट करने की जो आदत है हम लोगों में, वो बहुत घटिया है, बहुत घटिया लेवल की है। आदमी प्रमोट होता है, होना भी चाहिए, लेकिन उसके पीछे की ताकत पर भी प्रमोट होनी चाहिए। हम वो ताकत को छोड़ देते हैं, आदमी को प्रमोट कर देते हैं। आदमी को कोई डरता नहीं, ताकत को कोई डरता नहीं। और ताकत संगठन में है, ताकत तुम्हारे नेटवर्क में है, ताकत तुम्हारे प्रोग्राम में है, ताकत तुम्हारी रणनीति में है। इससे अम्बेडकर पॉलिटिक्स, अम्बेडकर लीडरशिप बहुत सारे दूर चले गए, नेशनल लेवल पे भी लगभग, स्टेट लेवल पे। और इसीलिए कई मामलों के जवाब नहीं आपके पास। जो एनटीआर है सामने, क्या जवाब है आपके पास? इसीलिए मैंने वो संवाद में आखिरी में आर्टिकल लिखा कि जैन जी का रिजल्ट समझना पड़ेगा आपको। नए जनरेशन का दिमाग, उनके सवाल, उनके सोचने के तौर तरीके, उनके प्रोटेस्ट और रिबेलियन कल्चर के तौर तरीके आपको पसंद आए ना आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। They don't bother about your judgment whether they are right or wrong. वो सही है गलत, उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको प्रोटेस्ट मतलब प्रोटेस्ट करना है। और ये जो बदलता हुआ दौर है, ये दौर को समझने की जरूरत है। और इसलिए मैं मेरे साथियों को बहुत बार समझाता हूँ कि यार मूवमेंट पर ये सीखिए, राजनीति मत सीखिए। तुम्हारी राजनीति अगर चलना चाहिए, ऐसी अगर तुम्हारी उम्मीद है, तो तुम्हारी मूवमेंट पर ही चलनी चाहिए। और अगर तुम्हारी मूवमेंट चलेगी तो तुम्हारी राजनीति दौड़ेगी। इस बात को समझने की जरूरत है। लेकिन बहुत से लोगों को मूवमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा ये अभी साथी जो है बहुत पुराना है। एक समय में बड़ा के कोरबा मिटागर में हम शाखा चलाते थे पार्टी। उस वक्त हमने बहुजन पथ पेड़ी का निर्माण किया था। उस वक्त 84-85 के बीच। और मूवमेंट में जितना आप अंदर तक जाओगे उतना आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मैंने केरला में शशि थरूर के खिलाफ बीएसपी का कैंडिडेट 98,000 पर लेके गया था मैं। 98,000 शशि थरूर के खिलाफ 2009 के लोकसभा इलेक्शन में। तेलंगाना में बीएसपी के 2 एमएलए जिताए, तो यूपी वाले जो साथ में मेरे थे उनको मैंने पता भी नहीं लगने दिया कि मैं किसको टिकट दे रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम था
उनको अगर पता चलेगा कि मैं इन लोगों को टिकट दे रहा हूं तो वो कब का गड़बड़ करेंगे और मेरा सब गड़बड़ हो जाएगा। 2014 में जब बीएसपी लोकसभा में 19 से 0 पर आई तब अकेला मेरा तेलंगाना था, तब यूनाइटेड आंध्रा था, 2 एमएलए जिता कर दिए। मूवमेंट के कारण सीखने को सर बहुत मिलता है। जो सीखने वाला है वो दुनिया में कहीं भी सीख सकता है। मैं केरल में गया था, प्रभारी 10 साल रहा। कोट्टायम में बड़ा ग्राउंड था, कोट्टायम में बड़े ग्राउंड में सभा हुई और जैसे हम घूमते देखने के लिए तो एक कॉर्नर में एक ऐसा पिलर था। तो मैंने वर्करों को वहां से पूछा कि ये पिलर किसका है, तो उन्होंने कहा सर ये पिलर स्लेव टॉम है, इसको स्लेव टॉम है। दिनेश मेरे साथ था, स्लेव टॉम है। तो मेरे को समझ नहीं आया स्लेव टॉम, अंग्रेजी भाषा का लगे स्लेव टॉम क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि 18 से 12 के पहले इसी ग्राउंड में नीची जात के लोगों के, स्त्री और पुरुषों के सेल और परचेस के लिए, बिक्री और खरीदने के लिए यहाँ मेला लगता था। उसी का प्रतीक है यह स्लेव टॉम। अभी तक हमारे बहुत सारे स्कॉलर, पढ़े लिखे लोगों को अनटचेबल से ज्यादा हमको कुछ पता नहीं है, लेकिन केरला में ऑफिशियली स्लेवरी, सेल एंड परचेस अलग अलग लेवल पे। अगर आप मलयालम लिटरेचर पढ़ोगे तो मुझे वहां जाने के बाद जो राजनीतिक आदमी है वो सिर्फ एमपी का सोचेगा। हम राजनीतिक लोग नहीं है, भले हमने राजनीति का पहनावा जरूर किया। मैं सीधा कहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर क्या पॉलिटिशियन थे? पॉलिटिक्स उनके लिए जरिया था, माध्यम था। हमारे लिए भी पॉलिटिक्स माध्यम है, जरिया। और ये जरिया के माध्यम से हम जब सीखे थे तो नागालैंड का जब कोई प्रभारी था, नागालैंड तो आप लोग कुछ गए होंगे, नागालैंड का मैं 2012-13 को प्रभारी था। नागालैंड में बीएसपी खड़ा करना, अब नागालैंड में ना कास्ट सिस्टम है ना फुले अम्बेडकर पता है, वहां जाके लोगों को बताए तो क्या बताए, कैसे मूवमेंट करेंगे। और उस वक्त नागालैंड में जो टेररिस्ट लोग हैं, नागा सोशलिस्ट आर्मी, उसके अभी भी ज्ञान है, अभी भी ओपन क्लियर। वहां एक आदमी जाएगा तो एक होटल के रूम में अगर रुका है तो दूसरे दिन मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं ऐसे। लेकिन तब मुझे वहां जो आरएसएस के जो लोग मिले वो सारे महाराष्ट्र के, पेड़ बनकर महाराष्ट्र के, ज्यादा ओबीसी के। और वो एक दिन मेरा नाम जानकर वो मिलने के लिए आया। अब नाम कैसे जानते हैं? उस वक्त दीमापुर एक ही एयरपोर्ट था और एक ही फ्लाइट सुबह जाता था, शाम को जाता था। तो दीमापुर में एक ही फ्लाइट जाएगा ना, तो फ्लाइट जाने के पहले वो पैसेंजर लिस्ट आ जाती है। तो पहले वह नागा सोशलिस्ट आर्मी के हाथ में लिस्ट जाती है, वो देखते हैं इसमें कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इतना होता है। तुम्हारा रमाबाई फुले नगर अम्बेडकर नगर चपली रखा है, तो वो लिस्ट देखते हैं कि वो सही आदमी है तो ठीक है, वो ठीक रहेगा, नहीं तो गड़बड़। ऐसे करके सारे आरएसएस के बंदे महाराष्ट्र के वहां संगठन बना। एक आईएएस आदमी को वहां में पार्टी का अध्यक्ष बना, आईएएस आदमी को। तमिलनाडु को 4 आईएएस को एक ही साथ पार्टी में लाया। और इसी महाराष्ट्र में नितिन राउत मेरे ही कारण एक आईएएस आदमी को नागपुर में मैंने कैंडिडेट करके खड़ा किया, 56,000 वोट लिए, नितिन राउत मिनिस्टर होके भी हार गया। क्योंकि अच्छे लोगों ने अच्छे लोगों को तलाश कर राजनीति बिल्डअप करनी है। अच्छे लोगों ने अच्छे लोगों को, या रजनीश की एक अच्छी बात है, रजनीश को हम गलत तरीके से देखते हैं, वो अलग बात है। रजनीश की एक बात बहुत अच्छी है, अच्छा आदमी हमेशा एक बुरा काम करता है, बुरे आदमी के लिए अपनी जगह छोड़ देता है। अच्छा आदमी
हमेशा एक बुरा काम करता है, बुरे आदमी के लिए अपनी जगह छोड़ देता है। तो बुरे आदमी के लिए जगह छोड़ना ये कौन से अच्छे आदमी की निशानी है? और इसीलिए पंगा लेना पड़ता है राजनीति में। यू हैव टू बी वेरी क्रिस्टल क्लियर इन योर आइडियाज, हु आर योर फ्रेंड्स, हु आर योर एनिमीज, हु आर योर नेबरिंग पैसेंजर्स, को ट्रैवलर्स। ये क्लियर कट होना चाहिए, गोलमाल नहीं। और उसमें फिर ये भरोसा होना चाहिए कि तुम आओगे तो ठीक है, नहीं आओगे तो भी ठीक है, मैं चलता रहूंगा। ये तुम्हारे पास ताकत होनी चाहिए। ये अगर ताकत नहीं है ना तो मग घ्या ना मला, द्या ना तिकीट, घेता का मला? कॉर्पोरेशन द्या, मंडळच द्या. दॅट इज आवर पॉलिटिक्स. दॅट इज आवर पॉलिटिक्स. आणि I don't say this is an Ambedkar politics. हे थोडं Ambedkar politics आहे. मी याला bastard politics म्हणतो. bastard politics. bastard शब्द कळतो ना? हे bastard politics आहे. आणि या bastard politics आपण Ambedkar politics म्हणून Ambedkar politics ला बदनाम करू नये. और इसीलिए कुछ लोगों ने अच्छी राजनीति की पहल करनी चाहिए. सफल होंगे नहीं होंगे कौन कहता है? काशीराम जी जो सोबत आम्ही ते शिकलो ते काय माहिती भाषा नाही का? मुझे पता नहीं हम अपने जिंदगी में सफल होंगे या नहीं, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि हमारे आने वाली जनरेशन, हमारी नस्लें हमसे ज्यादा गुलाम नहीं हो सकती. हमसे ज्यादा, हम जितना भी है उससे ज्यादा तो गुलाम नहीं हो सकते. अरे इतनी बड़े ख्वाब रखने पड़ते हैं, लेकिन जिनका दिल और दिमाग उतना नहीं बड़ा होता वो मूवमेंट के साथ उतना टिक नहीं पाते. बातें कहने के लिए बहुत है. मैंने कहा 8:30 को मैं बंद करूंगा. 8:30 हो गया. जरूरी नहीं मैं भी प्रोफेसर था और मुझे कहा सर हमारे लेक्चर तो 2 घंटे के थे, 1.5 घंटे, क्योंकि एक ही लेक्चर होता था रोज और वो 2 घंटे लगातार चलता था नॉन स्टॉप. वो 45 मिनट वाला नहीं था जो मैं पढ़ाता था, तो 2 घंटे का था. तो 2 घंटे नॉन स्टॉप ऐसी आदत लगी है, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन एक है, बहुत से लोग कहते हैं कि आप मिनिस्टर, MP, MLA क्यों नहीं बनते? तो उनके लिए किसी का एक शेर बहुत अच्छा है, वो आपके सामने रखता हूं और मैं दिखा दूंगा. शेर ऐसा है क्योंकि ये MP, MLA मतलब सब कुछ, बाकी कुछ नहीं. तरक्की की फसल हम भी काट लेते. तरक्की की फसल हम भी काट लेते. थोड़े से तल में अगर किसी के तरक्की की फसल हम भी काट लेते. थोड़े से तल में अगर हम किसी के चाट लेते. बस मेरे लहजे में हुजूर न था. बस मेरे लहजे में, लहजे मतलब स्वभाव, बस मेरे लहजे में जी हुजूर न था. इसके अलावा मेरा कोई कसूर न था. अगर पल भर के लिए भी, अगर पल भर के लिए भी मैं बेजमीर बनता. बेजमीर मतलब सगळं सोडून गुंडा बनता. पल भर के लिए मैं अगर थोड़ा सा भी बेजमीर होता, दुनिया के कई लोगों से ज्यादा अमीर होता. सर मला शिकवायला होतं इकॉनॉमिक्स आणि मला वाटायचं इकॉनॉमिक्सचा मास्टर व्हावं त्यावेळेला. पण ते हॉस्टेल राहायचं म्हणून आम्ही ते कॉलेज मग गेलो B.Com मध्ये. आणि त्यावेळेला B.Com वाल्याला MA ला काही प्रवेश नव्हता. आता जमतं. मग पुढं हा सगळ्या प्रवासामध्ये अनेक लोक भेटतात, चांगले भेटतात, वाईट भेटतात, विरोध करणारे, सहकार्य करणारे सगळे भेटतात, जीवाभार प्रेम करणारे सुद्धा भेटतात.
आता ते नागपूरच्या आमच्या 4 महिला 2 त्यांना बोलवलं नव्हतं, ते आले, घाबरलं नाही त्यांना. ते एका विधानसभेचे आहे, एका विधानसभेचे त्यांनी 15,000 रुपये जमा केले. और विदर्भात किती आहेत विधानसभा? होता है, क्यों नहीं होता? त्यामुळे तुम्ही मुंबईकरांनी पंकज आणि दीपक तुम्ही तो बुके दिला, त्याच्यात मला माहिती आहे काय पैसे आहे, तो पैशाचा बुके आहे बरं का, तुम्ही बघितलं, तो पैशाचा बुके आहे. तो मी तुमच्या मुंबईकरांना परत करतो, त्याचा वापर तुम्हीच करा. विद्यापीठात मी प्राध्यापकाच्या इंटरव्ह्यूला गेलो, त्याला मुलगेकर सर व्हाईस चान्सलर होते, त्याला अजूनही आठवते. जनरल सीटवर मी प्राध्यापक झालो, रिझर्व्ह सीटवर नाही. त्याची फार डिटेलमध्ये गेलं तर फार मोठे आहे, पण ओपन सीटवर झालो मी प्रोफेसर. त्याला व्हाईस चान्सलर होते खोले होते, आणि खोले मला म्हणाले, अहो ते वैद्य रिटायर होत्या राखीला गरजचे, मग तुम्हाला येऊ ना आम्ही, खोले म्हणाले. आणि मग देशपांडे नावाचे जज होते, आणि ते देशपांडे नावाचे जज म्हणाले, बाय मेरिट आय विल सिलेक्ट डॉक्टर माने, बाकी प्रश्न नाही. त्यामुळे आम्ही हे सगळं स्ट्रगल करत आहोत, आम्हाला कोणी मेहरबानी दिलेली नाही, आणि म्हणून आम्ही कुणाचा मुलाहिदा पण ठेवत नाही. कारण संघर्षानं कमवलेल्या माणसाला कुणाची जी उजळ करायची गरज नसते, त्याला कुणाची प्रशंसेची, त्याला कुणाची फार मोठा तू आहेस, तुझं फार मोठं काही विश्व आहे वगैरे वगैरे, अरे असल्या चाटुकारगिरीची अजिबात गरज नसते. आणि म्हणून माझ्या सभोवती कधीही माझ्या सोबत एक दोन सुद्धा मी चाटुकार आयुष्यात कधी पाहिलेला नाही, कधीच नाही. जो काम काय वो रहेगा, तो काम का नहीं रहेगा. आमचं ते सूत्र आहे, बॅड कॉइन गोज आउट ऑफ सर्क्युलेशन ऑटोमॅटिकली. मग तो कार्यकर्ता असो नाही तर करन्सी असो, इफ इट इज बॅड आउट ऑफ सर्क्युलेशन ऑटोमॅटिकली. आणि म्हणून आजच्या या दिवसाच्या निमित्तानं काल मी आणि सोनाली सोबत होते, रात्री 1:30 वाजता आम्ही मुंबईत आलो. काल पेठमध्ये जागतिक आदिवासी दिनाच्या निमित्तानं तो कार्यक्रम केला. लिटरली पेसा अंतर्गत गाव म्हणजे 100% आदिवासी किंवा आदिवासी बाहुल त्या गावात जाऊन आदिवासींना हिंदुत्व कसं केलं जातं, त्यांचं डिलिस्टिंग कसं आहे, उपवर्गीकरणाचं शेड्यूल कास्टच्या विरोधात षडयंत्र आहे, तर आदिवासीच्या विरोधात डिलिस्टिंगचं षडयंत्र आहे. फार मोठ्या समस्या आहे. आणि मी सोनाळ्याला म्हणालो, आपण ज्या गावात आलोय त्या गावात आंबेडकरी चळवळीचं काय अस्तित्व जरा दिसतंय का बरोबर? आपण समजतो आपल्या मुवमेंट मधलं प्रेम काय असतं ते त्या उंचीला गेल्यावर तुम्हाला कळेल. मगाशी पंकजच्या डोळ्यात अश्रू आले, ते मुवमेंट मधलं प्रेम आहे, ते मुवमेंट मधलं प्रेम आहे. ते मुवमेंट मधलं एक लोकांचं काय प्रेम असतं, ती नशा काय असते, त्या उंचीवर गेल्याशिवाय कळत नाही. खाली राहणाऱ्या मंडळीला काय टाइमपास चालवायचं होणार नाही. इसलिए आज अपने सारे लोग आप इतने समय आए, अपने जिंदगी का कीमती समय एक छोटे से प्रोग्राम के लिए दिया, इसलिए मंच पर विराजमान और हॉल में बैठे आप सभी का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ. जय हिंद, जय